हेलो एवरीवन। रिसेंटली आपने खबर पढ़ी होगी कि श्रीलंका में एक बहुत भयानक फूड एंड इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। वहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके दाम आसमान छूने लगे हैं और इसी के चलते वहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट है अंडर प्रेसिडेंट राजपक्षा उसने फूड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। डिस्कस करते हैं क्या है पूरा मामला, कैसे अचानक से श्रीलंका इतने बड़े क्राइसिस में फंस गया और क्यों इसके लिए वहाँ पर प्रेसिडेंट राजपक्षा को इस क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। देखिए, पैंडेमिक तो पूरी दुनिया में ही चल रहा है, नो डाउट, ये एक रीज़न तो है ही, लेकिन इसी के साथ वहाँ के फॉरेक्स रिजर्व्स यानी हर कंट्रीज अपने पास जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज जैसे डॉलर या यूरो रखती है ताकि मुसीबत के समय उसका यूज़ कर सके, वो भी ख़त्म हो चुकी है और इसीलिए श्रीलंका आज के समय फूड इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है। देखिए, ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं क्योंकि श्रीलंका के पास पैसे नहीं है इसलिए वो फॉरेन करेंसीज से फूड इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, और दूसरा उनके पास पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो फूड एक्सपोर्ट करते हैं वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता होगा कि श्रीलंका राइस और टी जैसी फसलों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है और इससे वो ठीक ठाक पैसा कमाता है, लेकिन अभी श्रीलंका फूड एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा। और क्यों एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा? तो इसका आंसर है कि उनके पास इस बार इतना फूड ही नहीं है कि वो किसी कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाएँ। इवन उनके यहाँ खुद भी फूड की कमी हो गई है और फूड न एक्सपोर्ट कर पाने के कारण श्रीलंकन इकोनॉमी क्रैश कर रही है। गवर्नमेंट ने इसके लिए कोविड को रिस्पॉन्सिबल बताया है, लेकिन लोगों का कहना है कि यह एक मैन मेड डिजास्टर है और उन्होंने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि श्रीलंका में फूड क्यों नहीं है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा इस साल के अप्रैल महीने में। 29 अप्रैल को क्या हुआ कि राजपक्षा सरकार ने रातों रात केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। जो लोग खेती करते हैं उन्हें पता होगा कि खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन जैसे रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल होता है। वैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होता है सॉइल की हेल्थ पर, लेकिन फिलहाल तो खेती में मैक्सिमम कंट्रीज इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का ही इस्तेमाल करती हैं ताकि ज़्यादा फसल पैदा कर पाएं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें और ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट कर सकें। इन्हीं केमिकल फर्टिलाइजर्स पर सरकार ने बैन लगाया और उन्होंने कहा कि हम अब अपने देश में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी खेती करने में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है उनको ना करके उसकी जगह ऑर्गेनिक चीज़ें यानी खाद, जो हमारे घरों में वेजिटेबल्स होती हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है या फिर कैटल्स का गोबर जो होता है, इस तरह के नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सुनने में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया लग रहा है। ऑर्गेनिक खेती होगी, हेल्दी क्रॉप्स आएंगी, केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होगा और एनवायरनमेंट पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। और रियलिटी में भी ये बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप हो सकता था अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करती। उन्होंने क्या किया कि इस प्लान को ओवरनाइट इम्प्लीमेंट कर दिया। वहाँ के एक मेजर टी कॉन्ग्लोमेरेट हरमन गुनारत्ने ने कहा कि अचानक से इतना बड़ा स्टेप लेना क्रॉप प्रोडक्शन को 50% तक कम कर देगा। उन्होंने कहा कि टी का एनुअल प्रोडक्शन 300 मिलियन केजी है जो कि हाफ हो जाएगा, और ऑर्गेनिक टी उगाना कॉस्टली भी है क्योंकि जितनी उसको उगाने में लागत लगी है वो अगर वापस चाहिए तो आपको टी का जो नॉर्मल प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस रखना होगा, और प्राइस हाई रहेगा तो ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे ही नहीं। अब देखिए, एक सर्वे बताता है कि श्रीलंका में 90% खेती में केमिकल यूज़ होते हैं और ऑर्गेनिक खेती करने से 85% प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो फिर बचा क्या? 45% फार्मर्स ऑलमोस्ट हाफ डिक्लाइन का गिरावट देख रहे हैं अपने हार्वेस्ट में। सर्वे में ये भी बताया गया है कि 94% पैडी यानी धान और 89% टी और रबर का प्रोडक्शन केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंट है। तो फसलों की पैदावार कम होने से ये सारा क्राइसिस खड़ा हुआ है श्रीलंका में। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन करने और ऑर्गेनिक खेती करने के चक्कर में ये पूरा क्राइसिस खड़ा हुआ है क्योंकि फसलों की पैदावार कम हो गई है इससे। और देखिए, एक चीज़ ये भी ध्यान देनी चाहिए थी कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यानी जो नेचुरल खाद वो इतनी है भी पूरे देश में कि आप ऑर्गेनिक खेती कर सको। एक एस्टिमेट के मुताबिक श्रीलंका में 3500 टन डेली ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, जिसको अगर आप कंपोस्ट भी करोगे तो इससे 2 से 3 मिलियन टन खाद ही निकल सकती है एनुअली, और 4 मिलियन खाद तो एनुअली सिर्फ पैडी यानी धान के लिए ही चाहिए। तो फिर बाकी फसलों की खेती कैसे होगी? तो इसी एक फैसले की वजह से श्रीलंका में ये फूड क्राइसिस और उसके साथ ही इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखी जा रही है। शायद ये स्टेप सक्सेसफुल हो सकता था अगर स्लोली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता। ओवरनाइट पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना फेलियर रहा। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है श्रीलंका में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक